गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हमें पढ़ना है परियोजनाएं। ठीक है, तो हम परियोजनाओं को देखेंगे कि सरकार की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने भोपाल मध्य प्रदेश में 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के लिए कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। ठीक है, ये जो अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है तो कौन कौन सा, एक मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दिया गया है पार्वती काली सिंध और चंबल। ठीक है, तो ये तीन नाम ध्यान रखेंगे। तो ये अंतरराज्यीय ये नदी जोड़ो परियोजना पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुआ है एमपी एंड राजस्थान के बीच में। ठीक है, उसके बाद बता दें कुछ मुख्य बिंदु देख लीजिए। यह परियोजना 2004 में तैयार की गई थी, लेकिन तीन नदियों, ठीक है, देख रहे हैं, पार्वती काली सिंध और चंबल के जल वितरण के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण यह लगभग 2 दशकों से लंबित थे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये परियोजना जो है इसकी शुरुआत 2004 में ही हो गई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाने के कारण यहाँ पर इसको रोक दिया गया था। ठीक है, मतलब ड्यू पड़ा हुआ था। उसके बाद इस परियोजना में पूर्वी राजस्थान और एमपी के मालवा और चंबल क्षेत्रों में से प्रत्येक में 13 जिलों को पीने और औद्योगिक पानी प्रदान करने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट। ठीक है, पूर्वी राजस्थान, एमपी के मालवा और चंबल क्षेत्रों में से प्रत्येक 13 जिलों को, प्रत्येक सब में 13 जिलों को क्या होगा, पीने के लिए पानी और औद्योगिक पानी यहाँ पर प्रदान करने का ये प्रस्ताव है। ठीक है, अब देखिए पीकेसी जो तीनों नदी, ठीक है, पीकेसी नदी जोड़ो परियोजना की कुल लागत हमने देखा 72,000 करोड़ रुपए है, जिसमें एमपी के लिए, खैर ये आंकड़ा दिया गया इतना है, राजस्थान के लिए इतना, और केंद्र इस परियोजना के लिए 90% धन मुहैया कराता है, जबकि राज्य केवल 10% का योगदान देता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ये 90% कौन धन मुहैया कराएगा, तो केंद्र कराएगी, और राज्य जो है वो केवल 10% योगदान देगा। ठीक है, और इस परियोजना के पूरा होने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3.37 लाख हेक्टेयर भूमि सहित 6.17 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र की सिंचाई की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, तो देखिए इसमें सस्ती दवाइयों के लिए डिंडीगुल, इरोड, तिरुचि और पलक्कड़ रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण किया। ठीक है, तो किसके लिए, तो सस्ती दवाइयों के लिए। ठीक है, नाम ही है जन औषधि परियोजना। ठीक है, और यहाँ यात्री किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाई खरीद सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये स्टेशन का नाम दिया गया, ध्यान रखेंगे, डिंडीगुल, इरोड, तिरुचि और पलक्कड़ रेलवे स्टेशन। तो मेन फोकस है कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं और क्वालिटी वाली हो तो वो एक किफ़ायती मूल्य पर वहाँ पर मुहैया कराया जाए। ठीक है, और यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से सभी प्रमुख स्टेशनों तक विस्तारित की जाएगी। ठीक है, और बता दें कि नवंबर 2008 में सभी को सस्ती कीमतों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने जन औषधि योजना शुरू की थी। ठीक है, तो मूल उद्देश्य इनका क्या था कि सस्ती कीमतों पर जेनरिक दवाइयों को क्या किया जाए, उपलब्ध कराया जाए, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और देखिए सितंबर 2015 में जन औषधि योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में नया नाम दिया गया। ठीक है, और नवंबर 2016 में योजना को और अधिक गति देने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नाम दिया गया। ठीक है, तो ये नाम फिर इसका बदला गया। ठीक है, मतलब बॉटल वही, वहां पर जो लेबल होता है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ग्यालसूंग परियोजना। ग्यालसूंग परियोजना क्या है, तो देखिए ये ग्यालसूंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की। किसने, तो भारत ने। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत ने भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की, किस लिए, तो ग्यालसूंग परियोजना से संबंधित जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उनके विकास के लिए। ठीक है, और जबकि दूसरी किस्त भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने भूटान के विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री लियोनपो DN
धुंगियल को सौंपी। ठीक है, ये उनका नाम दिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और 28 जनवरी 2024 को 500 करोड़ रुपए की पहली किस्त यहाँ पर जारी की गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के हिसार में, ठीक है एक मिनट इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ पे, हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में स्थापित देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया। तो आपको याद रखना है कहाँ पे, हरियाणा के हिसार में। ठीक है, उसमें कहाँ, तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में। ठीक है, और हरित हाइड्रोजन इकाई को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने हाइजेनको के सहयोग से स्थापित किया था। ठीक है, तो किनके सहयोग से, इनके सहयोग से। और इसका लक्ष्य क्या है, तो कार्बन उत्सर्जन में लगभग 2700 टन प्रतिवर्ष की कटौती करना। ठीक है, चलिए अगला देखें हम। अगला टॉपिक है भारत की जन औषधि योजना में शामिल होगा मॉरिशस। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा किया कि हाल ही में मॉरिशस भारत की जन औषधि योजना में शामिल होगा। ठीक है, और भारत की इस योजना में शामिल होने वाला मॉरिशस पहला देश होगा। हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे ही पहला जिक्र आता है आपको एकदम अलर्ट हो जाना। ठीक है, तो इस जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन है, भारत में जो शामिल होगा वो कौन है, मॉरिशस। ठीक है, और इस योजना के तहत किफ़ायती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान की जाती है, अभी हमने देखा। ठीक है, और क्या है भारतीय जन औषधि परियोजना, अभी हमने देखा कि जो जेनरिक दवाइयाँ हैं उसको क्या करना है, सस्ती एक किफ़ायती रेट में, किफ़ायती प्राइस में उसको अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, तो देखिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जेनरिक दवाओं को सभी के लिए किफ़ायती बनाने के लिए 2008 में जन औषधि योजना शुरू की थी। ठीक है, और 2015 में सस्ती कीमतों की गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। अभी हमने देखा पिछले टॉपिक में। और कार्यक्रम की गति को मजबूत करने के लिए फिर इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। तो देखिए जितनी बार नाम बदले जाएंगे आपके लिए ही परेशानी होगी, आपको चीज़ें याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रतले जल विद्युत परियोजना। ठीक है, देखिए इसमें देखिए 3 जनवरी 2024 को रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यानी RHPCL ने बिजली प्रदान करने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड के साथ क्या किया, 40 वर्षों की अवधि के लिए पावर परचेज अग्रीमेंट समझौता किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड देखिए क्या है, यह राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी है। तो किसकी है, तो इन दोनों की संयुक्त उद्यम कंपनी है। ठीक है, और रतले जल विद्युत परियोजना देखिए 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना के लिए ये इतने करोड़ रुपए के निवेश हेतु मंजूरी प्रदान की गई। इसमें आपको नहीं फंसना है। 850 मेगावाट की क्षमता वाली पनबिजली परियोजना है जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर किया जा रहा है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए परियोजनाएं हो गई, अब हम नजर डालते हैं पहल पर। ठीक है, पहल में देखिए माफ करिएगा, पहल में देखिए पहला टॉपिक क्या है, पहला है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल। ठीक है, तो देखिए स्वच्छता से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ऐसे भी देखिए मंत्रालय थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बार मंत्रालय से सवाल पूछता है। ठीक है, कि किस मंत्रालय के अधीन या कौन मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ शहरों के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, नाम ही है। ठीक है, SABB। ठीक है, मतलब सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ठीक है, इसकी पहल की शुरुआत की जो 1 जुलाई 31 अगस्त 2024 के बीच चलेगा। ठीक है, मतलब 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक ये चलता, मतलब ये जो डेट आपका पार हो चुका है। ठीक है, तो इस बीच ये चला। ठीक है, तो मेनली मकसद क्या था, नाम ही है सफाई भगाओ, मतलब स्वच्छता से रिलेटेड। ठीक है, सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ, है ना। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों की तैयारियों को बढ़ाना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे जून से अगस्त के महीनों के दौरान भारी वर्षा और बढ़े हुए स्वास्थ्य जोखिमों से उत्पन्न चुनौतियों के निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। तो देखिए ये जो महीना होता है इस समय बारिश बहुत होती है और खास करके बारिश में आप देखते हैं कि बीमारियां भी बहुत होती है उस समय। ठीक है, तो उससे बचने के लिए इस पहल को शुरू किया गया था। ठीक है,
और देखिए इसमें क्या बताता है कि इस पहल को जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों को रोकने के लिए दस्त रोग को अभियान के अनुरूप लागू किया जाएगा। ठीक है, तो आप देखते होंगे ना, बारिश के मौसम में अगर कहीं बहुत जगह बहुत ऐसा होता है कि पानी जम गया, उससे कई सारी बीमारियां होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको आगे चलकर दस्त रोग को अभियान के अनुरूप लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बैंक क्लिनिक पहल। बैंक क्लिनिक पहल क्या है, देखिए अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ यानी AIBEA ने बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता के लिए बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत की। तो देखिए आप इजीली याद रख सकते हैं कैसे, क्या नाम है, बैंक क्लिनिक। अगर आप बैंक को हटा दो, क्लिनिक में क्या होता है, आप जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, आप अपनी बीमारियां, अपनी समस्या बताते हैं कि आपको सर दर्द, आपके सर में दर्द होता है, पैर में दर्द है, क्या प्रॉब्लम है आप बताते हैं, तो जहां वहां पर बैंक लग गया, इट मीन्स कि आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी ऐसी शिकायत दर्ज करनी है या कुछ भी ऐसी चीजें जाननी हो, तो उसके लिए आपके पास क्या अवेलेबल है, बैंक क्लिनिक। क्लियर है, तो आई थिंक नाम ही ये अपने आप को क्लियर कर रहा है। और इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार और खुदरा बैंकिंग पर RBI के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्राहक है, बैंक ग्राहक, उनकी शिकायत निवारण की सहायता के लिए क्या लाया गया, यहाँ पर बैंक क्लिनिक। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए नेक्स्ट है, इस पहल के तहत ग्राहक बैंक क्लिनिक वेबसाइट पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और 5 कार्य दिवसों के भीतर उन्हें उपलब्ध उपायों, उनके विशिष्ट मुद्दे के लिए प्रासंगिक RBI दिशा निर्देशों का विवरण देते हुए उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो ग्राहक है वो वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं और उसका प्रावधान भी उसके लिए भी दिया गया कि फिर आगे चलकर उनके जो भी उनके शिकायत है उस पर ध्यान देकर उनको फिर उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पहल। ठीक है, क्या है देखिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO जो बोलते हैं की तरफ से वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, किसकी तरफ से याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राज्य के खाद्य और कृषि संगठन FAO की तरफ से ये घोषित किया गया, क्या कि बाजरा वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, और इसका आधिकारिक समापन कब हुआ, तो 31 मार्च 2024 को। ठीक है, अब देखिए वैश्विक जौ को विकल्प खाद्य सुरक्षा के लिए मोटे अनाजों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री के अनुरोध पर शुरू की गई। इस पहल के तहत दुनिया भर में बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाजों के व्यंजनों को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनसे जुड़े जो व्यंजन होते हैं। ठीक है, और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2023 और भविष्य के निवेश के लिए प्राथमिकताओं की पहचान के तौर पर बाजरा व मोटे अनाजों की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने की इस पहल को इटली की राजधानी रोम में FAO मुख्यालय में औपचारिक समापन हुआ। तो याद रखेंगे, समापन भी आपको याद रखना। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाला लाइन। ठीक है, कहाँ पर हुआ समापन, इटली की राजधानी रोम में FAO मुख्यालय में। ठीक है, और देखिए इस कार्यक्रम में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए कृषि और किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी ने भाग लिया। तो ठीक है, इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है आपका कार्यक्रम और अभियान। ठीक है, तो कुछ कार्यक्रम और अभियान देख लेते हैं हम लोग सरकार के। देखिए एक है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन क्या है, तो देखिए हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की। ठीक है, तो जो भूतपूर्व सैनिक है उनके परिवार की सहायता के लिए, उनके हेल्प के लिए। ठीक है, इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नमन स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है और यह रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाती है। इसके अंतर्गत 14 स्थानों पर कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ, नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलोर। ठीक है, तो इतना आपको रटना नहीं है, ध्यान रखेंगे कि ये किस चीज़ के लिए आया था, किसके लिए आया है। ठीक है, तो आपको बस एक लाइन में यही याद रखना है कि भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार की सहायता के लिए आया है प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, नाम है प्रोजेक्ट नमन, तो अब हो सकता है आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए कहीं ऐसा ना हो नमन जो है कहीं कोई धार्मिक चीज से जोड़कर ना दे दे। ठीक है, कि कोई ईश्वरी आस्था या कुछ उससे जोड़कर दे दे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नमन है मतलब ईश्वर से रिलेटेड होगा, नहीं, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार की सहायता के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए।
आगे देखिए, 1 वीक 1 थीम अभियान, ठीक है। 1 वीक 1 थीम अभियान क्या है, तो देखिए 24 जून 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 थीम अभियान का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका शुभारंभ किया गया किसके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, ठीक है। और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न धाराओं में भारत की हाल की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। देखिए, इस अभियान के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रेखांकित किया कि भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य अतिरेक को कम करना और संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR प्रयोगशालाओं के प्रयासों को एकीकृत करना है, ठीक है। तो ये इनका उद्देश्य है। मेनली आप ये याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, ठीक है, और उद्देश्य क्या रहा। अब देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि CSIR के तहत शुरू की गई पहल 1 वीक 1 थीम का उद्देश्य सभी के लिए नवाचार को समावेशी बनाना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखें। अगला है बॉम्बी बकेट ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या है, देखिए भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड के नैनीताल में, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के नैनीताल में जंगल की आग से निपटने के लिए MI-17V5 हेलीकॉप्टर का उपयोग करके उत्तराखंड सरकार के सहयोग से बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया। तो याद रखिएगा ये ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, किनके द्वारा, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कहाँ पर, उत्तराखंड के नैनीताल के जंगल में, याद रखेंगे। और हाँ, ये तो याद रखेंगे ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, MI-17V5, ठीक है, पूछता है, ठीक है। चलिए बॉम्बे बकेट के बारे में देख लीजिए एक नज़र। इसे 1983 में पेश किया गया था और कनाडाई डॉन आर्नी द्वारा आविष्कार किया गया था, ठीक है। चूंकि हम इसके बारे में अभी करंट में पढ़ रहे हैं तो इसके इतिहास को भी जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इनके द्वारा ये आविष्कृत किया गया और जिसने हेलीकॉप्टरों को विमान के नीचे बड़ी मात्रा में पानी ले जाने में सक्षम बनाकर हवाई अग्निशमन में क्रांति ला दी। होता है ना, जंगल में कई बार होते हैं, आग पकड़ लेता है, तो उससे निपटने के लिए तो हेलीकॉप्टर के विमान के नीचे बड़ी मात्रा में क्या किया गया, जो पानी ले जाने में जो सक्षम उसको बनाया गया, ताकि यहाँ पर अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है तो उससे यहाँ पर निपटारा किया जा सके, ठीक है। तो नाम ही है बकेट, बाल्टी होता है ना जिसमें पानी भर कर ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसको ये ऑपरेशन चलाया गया था उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं जंगल में आग लगने से ही रिलेटेड है। पिरूल क्या होता है, आपने सुना होगा चीड़ का पेड़ सुना है, तो चीड़ की पत्तियां जो होती है तो वो उसको पिरूल, तो चीड़ की पत्तियों को एकत्रित करना, ठीक है। अब देखिए आगे, आप देखिए उत्तराखंड सरकार ने जंगल की आग और जंगल की तबाही से निपटने के लिए पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया। 8 मई 2024 को इस अभियान का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में किया, ठीक है। और उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड को पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान की देखरेख के लिए नामित किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये भी जंगल में मच्छी तबाही को रोकने के लिए इस अभियान को लाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चुनाव आयोग का टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियान, ठीक है। अब देखिए क्या है, अभी ECI यानी जो आपका इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव 2024 में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टर्निंग 18, देखिए नाम ही समझ में आ जा रहा है, टर्निंग 18 एंड यू आर द वन जैसे अनूठा अभियान शुरू किया था, ठीक है, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भी क्या हो, भागीदारी हो सके, ठीक है। चलिए आगे है चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व देश का गर्व की व्यापक थीम कहता है। तो देखिए ये याद रखेंगे, ठीक है ना, बहुत बार थीम पूछता है। तो थीम क्या था, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ठीक है। और सही बात है, चुनाव जो है वो देश का एक महापर्व कह सकते हैं, ठीक है। तो इस व्यापक थीम के तहत इस अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है। और बता दें कि टर्निंग 18 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से युवा, नाम ही है टर्निंग 18, तो ऑब्वियसली जो अब 18 हो रहे हैं या हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए तो विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी भागीदारी चुनाव में हो सके। और इसका लक्ष्य युवाओं को लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और शहरी और युवाओं का चुनाव के प्रति बढ़ते उदासीनता के महत्वपूर्ण मुद्दों को क्या करना है, संबोधित करना था, ठीक है। तो यही है टर्निंग 18। चलिए
अगला देखते हैं हम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है, तो देखिए 5 जून सबको पता है, आपने बचपन से ही पढ़ा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो 5 जून को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो इसका मेन मुहिम क्या था कि लोग यहाँ पर क्या करें, पौधे लगाए, पेड़ पौधे लगाए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुई, तो याद रखिएगा दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क, नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई बीपीएससी है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में प्रधानमंत्री ने पीपल के पेड़ का पौधा लगाया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की और उन्होंने ये पीपल का पेड़ लगाया। कहाँ पर, दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, नरेंद्र मोदी ने मातृ प्रकृति की रक्षा करने, ठीक है, प्रकृति को हम एक माँ की तरह देखते हैं। ठीक है, और स्थायी जीवन शैली विकल्प बनाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप एक पेड़ लगाया। ठीक है, पिछले दशक में भारत ने कई सामूहिक प्रयास किए हैं जिनसे पूरे देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यह भी सराहनीय है कि स्थानीय समुदायों ने इस अवसर पर आगे बढ़कर नेतृत्व किया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, मेनली ये पॉइंट याद रखिएगा कि एक पेड़ माँ के नाम का शुरुआत 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर इसकी शुरुआत की। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अच्छा देखिए, ये यहीं पे दे दिया गया है प्रेरणा कार्यक्रम। नेक्स्ट जो है प्रेरणा कार्यक्रम, यहाँ पे बताते हैं प्रेरणा कार्यक्रम में क्या है कि 4 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम को लॉन्च किया। ठीक है, तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसको क्या किया, लॉन्च किया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। ठीक है, 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग के लिए एक नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के उद्घाटन के दौरान बोइंग सुकन्या कार्यक्रम प्रारंभ किया। ठीक है, और यह कार्यक्रम लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित जैसे क्षेत्रों में कौशल सिखाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये मेनली स्किल्ड करने के लिए। ठीक है, लड़कियों और महिलाओं को किस क्षेत्र में, तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। ठीक है, STEM। ठीक है, तो याद रखेंगे इतना। चलिए अगर आगे देखते हैं, और इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों और महिलाओं को विमानन क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नाम बोइंग से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला है माई स्कूल माई प्राइड अभियान। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के अनुरूप कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया। तो याद रखेंगे शुरू किसने किया, हिमाचल प्रदेश ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत किसको, माई स्कूल माई प्राइड अभियान को शुरू किया। और इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति लाना है, जो काफ़ी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं आज के समय में जो प्राइवेट स्कूल्स है उनके मोनोपोली कितने बड़े हैं, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना उनका वर्चस्व चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के तहत यहाँ पर इसको शुरू किया गया। ठीक है, और यह पहल स्कूलों को गोद लेने, ठीक है, तो आपने सुना होगा अभी तक जिला को गोद लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अब स्कूलों को गोद लेने और छात्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं में योगदान करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। तो यही आपका माई स्कूल माई प्राइड अभियान। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।